नमस्ते बच्चों। आज हम ऊर्जा के विभिन्न रूप में पवन ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। पवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पवन मतलब क्या है? पवन से क्या समझते हैं? हवा। हवा गतिशील होती है। हवा कैसी होती है? गतिशील। तो कोई भी यदि गतिशील हो तो हवा को हम पवन कहते हैं। तो पवन में क्या होती है? गति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पवन में क्या होती है? गति होती है। तो पवन में गति होती है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो जिस चीज में भी गति होती है उसमें ऊर्जा होती है, जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो पवन गति करता है तो पवन की गति में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो पवन जो होती है वो गति करती है और उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और पवन जो ऊर्जा है वो वायु की गति के कारण, पवन ऊर्जा वायु की गति के कारण प्राप्त गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। तो पवन ऊर्जा क्या है? वायु के गति के कारण प्राप्त गतिज ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या है? हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? वायु की गति के कारण प्राप्त गतिज ऊर्जा। वायु की गति के कारण प्राप्त गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। तो हमारी जो पवन ऊर्जा है वो वायु की गति के कारण प्राप्त गतिज ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा। पवन जो ऊर्जा है वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। नवीनीकरण मतलब हमें जो पवन ऊर्जा है वो लगातार मिलती रहती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती है। पवन जो ऊर्जा है इसकी जो चाल है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। मैदानी क्षेत्रों पे वायु की गति अधिक होती है। तो इस प्रकार से पवन जो ऊर्जा है, पवन की जो गति है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो तो इसे हम मंद पवन कहते हैं। कौन सा पवन कहते हैं? मंद पवन। यदि पवन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो तो उन पवनों को हम मंद पवन कहते हैं। और यदि पवन की चाल में वृद्धि होते होते 800 किलोमीटर प्रति घंटे, 800 किलोमीटर प्रति घंटे पर यदि पहुंच जाता है तो पवन जो है वो विनाशकारी टॉर्नेडो, आप सुने होंगे नाम, विनाशकारी टॉर्नेडो का रूप ले लेता है। विनाशकारी टॉर्नेडो। तो ये जो हमारी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच, ये मंद पवन, बहुत ही कम मात्रा में जो है वो पवन जो है वो प्रवाहित हो रही है। यदि वो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि चलना प्रारंभ करें तो वो विनाशकारी रूप ले लेगा, वो जो पवन है, और वो कहलाएगी टॉर्नेडो। ये हो गई आपकी पवन ऊर्जा।
अब आगे हम देखते हैं पवन चक्की। तो पवन ऊर्जा आप याद रखिएगा, पवन जो ऊर्जा है वायु के गति के कारण प्राप्त गतिज ऊर्जा है, जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच को हम मंद पवन कहते हैं। 800 किलोमीटर प्रति घंटे को विनाशकारी हम टॉर्नेडो कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पवन चक्की। पवन चक्की, पवन ऊर्जा का उपयोग हम पवन चक्की में करते हैं। पवन जो ऊर्जा है अर्थात वायु की गति, पवन की जो गति के कारण गतिज ऊर्जा, उसको हम पवन चक्की में उपयोग करके विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो पवन चक्की में जो हम कार्य करते हैं वो यांत्रिक कार्य में उसे रूपांतरित करता है। पवन चक्की जो है वो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो पवन चक्की में हम किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। पवन चक्की का निर्माण किया जाता है तो पवन चक्की जो होता है वो काफी विशाल होता है। पवन चक्की का जो निर्माण है वो काफी विशाल होता है। काफी अधिक ऊंचाई पे इसे बनाया जाता है। यहाँ पे कि जैसे आप देख रहे हैं ये पवन चक्की की ब्लेडें हैं। ये इसका स्तंभ है, काफी विशाल होता है। ये पवन चक्की के स्तंभ हैं। इस स्तंभ पर सबसे ऊपरी हिस्से पर ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड। इन ब्लेडों का निर्माण एक विशेष आकार में इन्हें बनाया जाता है ताकि जो आने वाली जो पवनें हैं वो इन ब्लेडों से टकराते हुए आगे की ओर बढ़ें। तो जब पवन चलती हैं, पवन गतिशील हैं, उनमें गतिज ऊर्जा है। जब पवन इन ब्लेडों पर टकराती है, इन ब्लेडों पर टकराती है तो ये जो ब्लेड हैं वो घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं अर्थात गति करने लगते हैं। तो गति करने लगते हैं तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। अब ये जो ब्लेड है वो एक निश्चित वेग से घूमते रहते हैं। एक समय पश्चात इनका जो वेग है, पवन की गति जितनी अधिक होगी उतनी अधिक वेग से ये जो ब्लेडें हैं वो घूमती चली जाती हैं। और इनकी जो चाल है, हमें विद्युत उत्पन्न करना है, हमें विद्युत उत्पन्न करना है तो इन ब्लेडों की जो गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमना चाहिए। तो यदि हम एक पवन चक्की यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो काफी कम होगी। तो हमको यदि अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न करना है तो हमें एक से अधिक
पवन चक्की का निर्माण करना होगा और उनकी ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक यदि हम पवन चक्की प्रयोग में लाते हैं तो एक पवन चक्की को घूमने के लिए न्यूनतम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे घूमना पड़ेगा, तभी हमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो एक जो पवन चक्की है, इनसे हम यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से हम इसे विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब ये ब्लेड घूमेगा तो दांतेदार पहिया यहाँ पे लगा हुआ रहता है, सॉफ्ट होता है यहाँ पे सॉफ्ट, ये सॉफ्ट भी इसके साथ घूमता है, फलता है, यहाँ से हम यांत्रिक कार्य ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सामान्य एक ये आपकी पवन चक्की कहलाती है, ये काफी विशाल होता है, काफी बृहद विशाल होता है। भारत में पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल क्षमता जो है भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट। तो भारत में पवन ऊर्जा के द्वारा हम विद्युत उत्पादन करते हैं, उसकी कुल क्षमता, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन कुल क्षमता 20,000 मेगावाट है। तमिलनाडु में एक स्थान है मुप्पांडल, वहां पर पवन ऊर्जा के द्वारा उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट है। तमिलनाडु में मुप्पांडल में उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट है। तो इस प्रकार से हम पवन चक्की के माध्यम से पवन से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पवन चक्की कहते हैं। इस पवन चक्की के लाभ, पवन चक्की के यदि हम लाभ देखें तो क्या लाभ होगा, सोचिए क्या लाभ हो सकता है। पवन चक्की के लाभ, इनके क्या लाभ हो सकते हैं। तो पवन चक्की जो है, पवन जो ऊर्जा है, ठीक है, पवन चक्की के जगह हम कर देते हैं पवन ऊर्जा, ज्यादा अच्छा रहेगा। पवन ऊर्जा के हम लाभ कर देते हैं, पवन चक्की ना करके पवन ऊर्जा, क्योंकि पवन चक्की में हम क्या उपयोग में ला रहे हैं, पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा कर देते हैं। पवन ऊर्जा के लाभ, अब बताइए क्या होगा। पवन ऊर्जा के लाभ, तो पवन ऊर्जा क्या होती है, निःशुल्क होती है। ये तो सभी में आ रहा है, आपका जो लाभ है, पवन जो ऊर्जा होती है वो निःशुल्क होती है। तो पहला आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा क्या होती है, निःशुल्क। पवन ऊर्जा निःशुल्क होती है।
दूसरा क्या है, प्रदूषण मुक्त होती है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो दूसरा हम कहेंगे कि पवन ऊर्जा क्या होती है, प्रदूषण मुक्त होती है, प्रदूषण मुक्त होती है। और क्या हो सकता है, और तीसरा यदि हम और देखें लाभ, इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ निःशुल्क होती है, दूसरा पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, तीसरा पवन ऊर्जा को हम क्या करते हैं, किस ऊर्जा में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो तीसरा हमारा लाभ हो जाएगा पवन ऊर्जा को सरलता से यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हम यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो हम मुख्य रूप से यदि हम याद रखें तो 3 इसके लाभ आप याद रखिएगा। पहला लाभ पवन ऊर्जा निःशुल्क होती है, दूसरा पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, और तीसरा सरलता से यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, बदला जा सकता है। तो पवन जो ऊर्जा है उसके लाभ हुए, पवन ऊर्जा निःशुल्क होती है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, पवन ऊर्जा को सरलता से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब पवन ऊर्जा की सीमाएं, पवन ऊर्जा की क्या क्या सीमाएं होगी, पवन ऊर्जा कब काम करेगा, इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए, सोचिए कि इनकी क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। पवन ऊर्जा की सीमाएं, पहला, चलिए बताइए क्या हो सकती है सीमाएं इसकी। पवन जो है वो क्या वर्ष भर गतिशील हो सकती है, लगातार निरंतर हवा हमेशा चलती रहती है, देखें रुक रुक कर चलती है। तो वर्ष भर सभी स्थानों पर वायु गतिशील नहीं होती है, तो ये इनकी सीमाएं हो जाएंगी। पहली सीमा ये हो जाएगी कि वर्ष भर सभी स्थानों पर वायु गतिशील नहीं होती है, वर्ष भर वायु सभी स्थानों पर गतिशील नहीं होती हैं। ये इसकी सीमा है कि जो हमारी पवन ऊर्जा है वो वर्ष भर सभी स्थानों पर गतिशील नहीं होती हैं। दूसरा, अब पवन चक्की जो है उसको हमको चलाना है, उससे हमको ऊर्जा लेनी है, तो उस ब्लेड को घूमने के लिए हमको पर्याप्त वायु की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यदि पर्याप्त वायु ब्लेडों को नहीं मिलेगा तो क्या ब्लेड घूमेंगे, नहीं घूमेंगे। तो हमको
वायु की पर्याप्त मात्रा का होना क्या है, आवश्यक है। तो वायु की जो पर्याप्त मात्रा नहीं होने के कारण पवन चक्की को क्या होगा, नहीं चलाया जा सकता। तो वायु की पर्याप्त मात्रा नहीं होने के कारण पवन चक्की को नहीं चलाया जा सकता। तो ये इसकी दूसरी सीमा हो जाएगी कि वायु की पर्याप्त मात्रा नहीं होने पर पवन चक्की को नहीं चलाया जा सकता। तो इनकी दो सीमाएं मुख्य रूप से आप याद रखिए। पहली सीमा कि वर्ष भर वायु सभी स्थानों पर गतिशील नहीं होती है। दूसरी, वायु की पर्याप्त मात्रा नहीं होने पर पवन चक्की को नहीं चलाया जा सकता है। पवन चक्की को नहीं चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो इनकी सीमाएं आपको याद रखना है। अब इसके पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अगला आपका है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। जल ऊर्जा। नाम से स्पष्ट है जल। जल से हम क्या करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे। तो जल से हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। नदियों में आप देखे हैं, नदी है, उसमें पानी कैसा होता है, बहता है। तो नदियां जो है टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो नदियों में जो जल की गति है, बहता हुआ जल, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो बहता हुआ जल है। आप लोग बरसात के दिनों में जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो आप देखे होंगे कि नदियों में बारिश के समय पहाड़ों से पानी के साथ साथ लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे देखे होंगे आप। पेड़ है, पेड़ जब पेड़ का जो डाली टूट जाती है तो काफी बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे जिसको हम कहते हैं, टूटकर बहते हुए पानी के साथ क्या होता है, वो नदियों में आप देखे होंगे उसको बहते हुए। तो बहता कैसे है, कौन सी ऊर्जा के कारण बहता है, गतिज ऊर्जा। तो बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिससे बहता हुआ जल उन लकड़ी को गट्ठों को लेकर साथ में चलता चला जाता है। तो नदियों में बहता हुआ पानी जल ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बांध क्या होता है, जिसमें हम पानी को एकत्रित करके रखते हैं। बांधों में पानी का हम क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। तो बहता हुआ पानी, नदियों से बहता हुआ पानी को यदि हम बांधों में संग्रहित कर लें तो बांध का जो पानी है
बांध में जो जल है वो क्या होगा, बहता हुआ जल क्या होगा, बांध में जाने के पश्चात स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस प्रकार से बहते हुए पानी को यदि हम बांधों में एकत्रित कर लें, तो बांधों में हम एकत्रित कर लें उस जल को, तो ये हम एक बांध का निर्माण करते हैं। ये हमारा एक बांध है जिसमें हम पानी को क्या कर लिए, एकत्रित कर लिए। तो ये हमारा है बांध। तो नदियों से बहता हुआ पानी जो जा रहा है उसको हम एक बांध का निर्माण करके उस पानी का हम वहां क्या कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं। संग्रहण करने के पश्चात एक स्थान पर तो इस प्रकार से हम एक व्यवस्था बनाएं जिसमें बांधों का पानी से हम जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हम उत्पादन करें। तो जल ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में उत्पादन के लिए एक यहाँ पे हम बांध का निर्माण किए हैं। इसमें विद्युत उत्पादन करने के लिए एक जनरेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर, जिसके माध्यम से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जल शक्ति या जल विद्युत शक्ति स्टेशन का हम निर्माण करते हैं। जल विद्युत शक्ति स्टेशन, इसके माध्यम से हम जल की जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम विद्युत स्टेशन में विद्युत का उत्पादन कैसे करते हैं। तो बांध में जो रुका हुआ पानी है, तो रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा इस बांध में है। स्थितिज ऊर्जा हम इसको बांध में रोक के रखे हुए हैं। अब जब हम एक नहर का निर्माण करते हैं, बांध में नहर के माध्यम से हम आसपास के क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि है या औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पे हमको जल प्रदाय करना है, तो इस बांधों से पानी को हम उस नहर के माध्यम से आगे की ओर प्रवाहित करते हैं। तो जब आगे की ओर प्रवाहित करते हैं तो उसे एक ढलान वाले मार्ग से हम नीचे एक प्रोपेलर होता है, घूमता हुआ एक पंखुड़ी प्रोपेलर, जिसके ऊपर हम जल को गिराते हैं तो वो जो पंखुड़ी है, जो प्रोपेलर है, वो तेजी से घूमने लगता है। तो तेजी से घूमने लगता है तो इसका जो संबंध है वो जनरेटर से रहता है। जनरेटर मतलब जहां पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो जब वो प्रोपेलर घूमता है, पंखुड़ी घूमती है तेजी से, साथ में वो जनरेटर में आर्मेचर होता है। आर्मेचर जो होता है
वो एक नर्म लोहे का एक क्रोड होता है जिसके ऊपर तांबे की तार को लपेटकर बनाया जाता है। तो आर्मेचर काफी विशाल होता है, काफी मात्रा में वह विद्युत उत्पन्न कर सकता है। तो जितनी तेजी से ये प्रोपेलर घूमेगा, पंखुड़ी घूमेगी, उतनी अधिक संख्या में ये जनरेटर में आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर जब घूमेगा तो साथ में ये जो जनरेटर है वो ये तारों के माध्यम से हम उस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रयोग में ला सकते हैं। तो जल की जो ऊर्जा है संचित है, बांध में इसे हम रोक कर रखे हैं, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब ये यहां से आगे की ओर बढ़ी तो क्या मिला इसे? गतिज ऊर्जा प्रदान हुई, गति किया। तो ये पानी से कौन सी ऊर्जा हुई? गतिज ऊर्जा। और इस गतिज ऊर्जा का हम किसमें, विद्युत ऊर्जा में क्या किए? रूपांतरण किए। तो जल की जो ऊर्जा है, जल में जो ऊर्जा होती है उससे हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो जल की ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो इसे हम जल विद्युत कहते हैं। अब ये जो जल की ऊर्जा के द्वारा जो विद्युत उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में धमतरी में गंगरेल जलाशय है। गंगरेल आप सुने होंगे नाम। छत्तीसगढ़ में कौन सा जलाशय? गंगरेल जलाशय है जिसमें जल विद्युत की उत्पादन क्षमता, गंगरेल, छत्तीसगढ़ गंगरेल में जल विद्युत उत्पादन, जल से हम विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 किलोवाट। तो छत्तीसगढ़ 1000 किलोवाट मतलब 1 मेगावाट। छत्तीसगढ़ गंगरेल में जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में गंगरेल है जलाशय जिसमें जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट है। इसी प्रकार से कोरबा पश्चिम रिटर्न्स कैनाल मिनी हाइडल में विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 किलोवाट है। तो इस प्रकार से हम जल ऊर्जा का बांध बनाकर संग्रहण कर सकते हैं और उस संग्रहित जल का हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर उसे आसपास के गांवों में विद्युत आपूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी जल ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, जैसे मटनार, यहाँ पे 3 गुणा 20 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाती है। सीकासार, यहाँ में बांधों में जल के द्वारा विद्युत उत्पादन 2 गुणा
3.5 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार से बोध घाट जो कि दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा, यहाँ पर भी जल के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसकी क्षमता 4 गुणा 12.5 मेगावाट है। तो इस प्रकार से हम बांधों के माध्यम से जल ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। यद्यपि जल विद्युत उत्पादन के लिए एक सरल युक्ति है और यह जो जल ऊर्जा है वो नवीनीकरण स्रोत है, पुनः ये हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी नदियों के जल को संग्रहित करना, किसके माध्यम से आप संग्रहित करेंगे? बांध बनाकर। तो जहां पे आप बांध बनाएंगे तो बांध बनाने के लिए काफी आपको जगह की आवश्यकता होती है। तो बांध का जो निर्माण यदि हम करते हैं तो बांध के निर्माण से आसपास का जो वातावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बांधों का हम जब निर्माण करते हैं तो जल ऊर्जा हमारे लिए काफी उपयोगी है, परंतु आसपास का जो वातावरण है जहां पर बांध का निर्माण किया जाता है वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए नदी में बांध जब हम बनाएंगे तो इस पर हमको विचार करना आवश्यक होगा कि आसपास का वातावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव अधिक ना पड़े। तो जहां पे भी हम जल ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना चाहते हैं ये हमारे लिए लाभदायक है, परंतु आसपास के वातावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस पर हमें विचार करना आवश्यक होगा कि आसपास का वातावरण पे इसका प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आगे बायोगैस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बायोगैस के बारे में आप जानते हैं। बायोगैस जो होता है जीव जंतु के अवशेष वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अवक्रमणित होते हैं। तो जो जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म जीव के द्वारा क्या होते हैं? अवक्रमणित होते हैं। और अवक्रमणित होने के पश्चात उनसे मीथेन गैस निकलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मुख्य जो गैसें हैं वो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें भी निकलती हैं। चूंकि मीथेन गैस की मात्रा
सर्वाधिक होती है, ये 70% के आसपास मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस जो होता है वो जलने में सहायक होता है। तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये मिलकर, ये तीनों मिलकर हम कह सकते हैं कि ये बायोगैस का निर्माण करते हैं। ये मुख्य रूप से जो तीनों गैस हैं, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें हैं, ये मिलकर मीथेन गैस का निर्माण करती हैं। और ये जो मीथेन गैस है वो एक उत्तम ईंधन है, काफी अच्छा ईंधन है। और इस गैस से हम ऊष्मा भी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हम जो बायोगैस बनाते हैं वो दो प्रकार से हम बनाते हैं। बायोगैस की संरचना दो प्रकार की होती है। पहला, बायोगैस की संरचना। पहला स्थायी गुंबज प्रकार का, स्थायी गुंबज प्रकार का। और दूसरा, तैरती हुई टंकी, तैरती गैस टंकी प्रकार का। तो बायोगैस की हम संरचना, यदि बायोगैस का हम निर्माण करें तो दो प्रकार से आप उसका निर्माण कर सकते हैं। पहला स्थायी गुंबज के प्रकार का और दूसरा तैरती गैस टंकी के प्रकार का। तो स्थायी गुंबज प्रकार का जो बायोगैस है, इसका हम उपयोग अधिकाधिक रूप से करते हैं, अधिक करते हैं। और स्थायी गुंबज प्रकार का जो बायोगैस है, इसके निर्माण में कम लागत, जो लागत है इसको बनाने में कम है, इसीलिए हम स्थायी गुंबज प्रकार का बायोगैस अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तैरती गैस टंकी की अपेक्षा। तैरती गैस टंकी में लागत अधिक आने के कारण इसका उपयोग कम किया जाता है। अब स्थायी गुंबज प्रकार का जो बायोगैस होता है उसकी हम संरचना देख लेते हैं, किस प्रकार का ये होता है। तो यहाँ पे एक मिलाने का एक टैंक होता है, जिसके माध्यम से जो गोबर है, जीव जंतु, गाय हैं, गाय के गोबर हैं, गाय के गोबर को एक बाल्टी में घोलकर पानी के साथ, गोबर और पानी के साथ घोलकर, जिसे कहते हैं स्लरी, स्लरी बनाया जाता है। इस स्लरी को बनाने के पश्चात, गोबर और पानी की स्लरी, जिसको स्लरी कहते हैं, बनाने के पश्चात उसको एक मिलाने का टैंक, इस टैंक में उसे डाल दिया जाता है। ये जो स्लरी है वो इस टंकी के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं संपाचक। वह जो स्लरी है वो संपाचक में प्रवेश कर जाता है। अब इस संपाचक में जो गैसें हैं वो उत्पन्न होना चालू हो जाती है, निकलना चालू हो जाती है। यहाँ पे सूक्ष्म जीवों, यहाँ पे वायु नहीं है, वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति में उन जो स्लरी है उसका अवक्रमण होना चालू हो जाता है, जिससे ये जो गैसें हैं, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, अन्य गैसें और भी गैसें जो हैं वो यहाँ पे निकलने लगती है अवक्रमणित होकर, और जो गैसें हैं वो इसके ऊपरी भाग पे, हिस्से पे आ जाता है।
अब यहां से जो शेष, जो अवक्रमणित होने के पश्चात शेष जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो उसके लिए एक निकासी होता है, निर्गम। तो वो इस निकासी के माध्यम से इधर निर्गम हो जाते हैं। तो संपाचक में वो अवक्रमणित होकर शेष अपशिष्ट पदार्थ निर्गम के माध्यम से निकल जाते हैं। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के निकलने के लिए एक ऊपर में वाल्व लगा दिया जाता है। ये यहाँ पे हम वाल्व लगा दिए हैं। इस वाल्व की सहायता से हम जो मीथेन गैस है उसका हम इस पाइप के माध्यम से हम उपयोग में कर सकते हैं। और ये जो मीथेन गैस है वो जलने में सहायक है। उसका आप उपयोग घरेलू भोजन बनाने के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ मीथेन गैस जो होती है वो सर्वाधिक आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से स्थायी गुंबज, एक गुंबज के प्रकार का ये संरचना होती है। एक गुंबज जैसा होता है जहां पे मीथेन गैस अवेलेबल रहता है। अब यदि आपको निरंतर लगातार दिन प्रतिदिन बायोगैस से मीथेन गैस प्राप्त करना है, बायोगैस से आपको ऊर्जा लेनी है, ऊर्जा की खपत लेनी है, तो प्रतिदिन आपको गोबर पानी की स्लरी बनाकर उसे टैंक में मिलाना पड़ेगा। प्रतिदिन आपको इस पे डालना पड़ेगा। प्रतिदिन आप इस पे डालते जाएंगे, गोबर और पानी उसका संपाचक होगा। प्रतिदिन आपको मीथेन गैस प्राप्त होती चली जाएगी। यह सुविधाजनक है। और निर्गम से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका आप उपयोग कृषि कार्यों के लिए कर सकते हैं। खाद का निर्माण होता है उन अपशिष्टों से, उसका उपयोग आप कृषि कार्य के लिए कर सकते हैं। तैरती गैस टंकी की संरचना भी ठीक इसी प्रकार से ही होती है, लेकिन वो जो टंकी है, ये पूरी जो टंकी है वो तैरती हुई टंकी बनाई जाती है। उसमें भी गुंबज होता है, मिलाने का टैंक होता है। ये मिलाने का टैंक है। इस मिलाने के टैंक में गोबर को मिला के डाला जाता है उस प्रकार से। लेकिन ये जो टंकी है वो तैरती हुई रहती है। तो तैरती हुई टंकी का निर्माण करना जो होता है वो काफी लागत, उसकी जो रकम है उसको बनाने में अधिक लगता है, जिसके कारण प्रायः जो उपयोग में लाने वाला जो आपका है वह है स्थायी गुंबज प्रकार का बायोगैस, जिसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार बायोगैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तीनों का हम मिला जुला कह सकते हैं कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलकर बायोगैस का निर्माण करते हैं। ठीक। और अन्य भी गैसें हैं, इनमें अन्य गैसें भी विद्यमान हैं। केवल 3 गैसें ही नहीं है, इसके अतिरिक्त अन्य गैसें भी इनमें विद्यमान रहती हैं, जिनमें से सबसे अधिक मीथेन गैस होती है 70%, जो कि जलने में सहायक होती है। धन्यवाद।